नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार के शहरी निकायों में बम्पर वैकेंसी, आउटसोर्सिंग पर बहाल किए जाएंगे कर्मचारी। शिक्षक बहाली अपडेट। बिहार सरकार ने शिक्षा पदाधिकारी को दिया निर्देश, दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन की निगरानी का ऑर्डर। बिहार में अनलॉक 2.0 को लेकर तैयारी पूरी, जानिए किन चीजों में मिलेगी छूट। बिहार में जुलाई के अंत तक खुल सकता है स्कूल, कोरोना केस में कमी के बीच शिक्षा मंत्री ने कही ये बात। बिहार में नल जल योजना की पानी टंकी से भारी मात्रा में शराब बरामद, 3 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इस साल हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे बिहार वासी, सऊदी अरब ने बाहरी लोगों को नहीं दी इजाजत। भारतीय सेना के लिए बिहार में होगी बहाली, 8 जिलों के युवा हो सकेंगे शामिल, जानिए किन पदों के लिए मिलेगा मौका। पटना विमेंस कॉलेज में 19 जुलाई से शुरू होगा ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, शेड्यूल जारी, जानिए पूरी जानकारी। बिहार में पहला केस, कोरोना पॉजिटिव 20 दिन के बच्चे की मौत, वेंटिलेटर होता तो बच सकती थी जान। बिहार में कोरोना से मौत पर अब परिजनों को मिलेगा सैलरी का 90% हिस्सा, जाने एसी की नई स्कीम। बिहार के 117 नए नगर निकायों में आउटसोर्सिंग पर बम्पर बहाली होगी। नगर निकायों के नए कार्यालयों के लिए करीब 1000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे। इसके अलावा नई नियुक्तियों में हजारों की संख्या सफाई कर्मचारियों की होगी। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस बाबत आदेश जारी किया है। हर हाल में 31 मार्च 2022 तक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि नए 117 नगर निकायों में खुलने वाले नए कार्यालयों में आईटी बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट और सफाई निरीक्षण के पद के लिए आउटसोर्सिंग पर बहाली होगी। नगर पंचायतों में 8 जबकि नगर परिषद में अधिकतम 10 कर्मचारी रखे जाने हैं। इसके अलावा सभी निकायों में साफ सफाई के लिए करीब 3-3 हजार सफाई कर्मी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे जा सकते हैं। नए कार्यालय के लिए डीएम को नगर परिषद को न्यूनतम 3 और नगर परिषद को न्यूनतम 2 कमरे वाला कार्यालय उपलब्ध कराना है। सरकारी भवन उपलब्ध नहीं होने पर नगर निकायों को किराए पर कम से कम 5 से 6 कमरे वाला भवन लेना होगा। नगर परिषद के लिए निजी भवन का मासिक किराया अधिकतम 25,000 जबकि नगर पंचायतों के लिए अधिकतम 20,000 होगा। इसकी जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। मानसून को देखते हुए सभी नए शहरी निकायों में अगले 2 दिनों में नाला उड़ाई का काम शुरू करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कर्मचारी रखने के समय लग सकता है, इसीलिए फिलहाल मूल प्रभाव के नगर निकायों में सेवा देने वाली एजेंसी के माध्यम से साफ सफाई और कूड़ा प्रबंधन के लिए मानव बल की व्यवस्था कर ली जाए। बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग की ओर से सभी 8,500 नियोजन इकाइयों की व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। आपको बता दें कि प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के तौर पर हो रही बहाली में छूटे दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय दिया गया है। इसके लिए नियोजन इकाईवार, कोटिवार और विषयवार रिक्तियां जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में छठे चरण के नियोजन के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी 11 जून से 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने और आवेदन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बिहार में कोरोना को लेकर लगातार स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में कोरोना से एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के करीब है और प्रतिदिन मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या भी 500 के नीचे आ चुकी है। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना को लेकर लगाए गए अनलॉक 1 की मियादा पूरी होने के बाद अनलॉक 2 में राज्य सरकार की ओर से और राहत देने और साथ ही साथ अन्य संस्थानों को खोलने की भी छूट दी जाए। 15 जून की रात 12 बजे तक अनलॉक 1 प्रभावी रहेगा। इसके पहले अनलॉक 2 में दी जाने वाली छूट पर व्यापक विमर्श जारी है। अनलॉक 1 की समीक्षा हो रही है। इस बार अनलॉक 2 में कई छूट मिलने की संभावना है। सीएम सभी जिलों के डीएम से अनलॉक के संबंध में फीडबैक लेंगे। अंत में उच्च अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक में अनलॉक 2 में मिलने वाली छूट पर फैसला हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस बार अनलॉक 2 का आदेश 15 दिनों तक प्रभावी रहने की संभावना है। बिहार में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए सरकार स्कूल खोलने पर विचार शुरू कर सकती है। बताया जा रहा है कि अगर राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो जुलाई के अंत से छात्र स्कूल जा सकते हैं। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से
बिहार में स्कूल बंद है। एक निजी मीडिया ग्रुप से बात करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि कोरोना के हालात अगर ऐसा ही रहा तो राज्य में जुलाई से स्कूल खोला जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि स्कूल कोरोना गाइडलाइन के तहत ही खोला जाएगा। बिहार में कोरोना की पहली लहर खत्म होने के बाद शिक्षा विभाग ने साल के शुरुआत में स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी दी थी। बिहार के मधुबनी जिले के मधेपुरा प्रखंड के दर्जिया गांव में नल जल योजना समिति बनाए गए पानी टंकी से शराब तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है। तस्करी के खुलासे के बाद से ही गांव में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय पुलिस छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार दर्जिया गांव में पिछले कई महीने से नल जल योजना से बनाया गया पानी का टंकी खराब चल रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत भी की। वहीं आज पुलिस को पानी टंकी के भीतर 238 शराब की बोतलें मिली है। इस्लाम धर्म में 5 अरकानों में हज एक अहम फराइज है। जिंदगी में एक बार हज करना जरूरी है, लेकिन हज यात्रा की नियत करने वाले लोगों को इस साल भी हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। कोरोना महामारी को लेकर सऊदी अरब सरकार ने बाहरी लोगों को हज के लिए इजाजत नहीं दी है। पिछले साल भी कोरोना के कारण लोग हज यात्रा पर नहीं जा सके थे। बिहार हज कमेटी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद इलियास हुसैन ने कहा है कि सऊदी अरब ने हज के लिए बाहरी मुल्कों के लोगों पर रोक लगा दिया है। इस साल 60,000 लोगों को ही हज के लिए इजाजत दी गई है। ये सभी लोग स्थानीय ही होंगे। पिछले साल भी कोरोना के कारण अरब सरकार ने 1,000 स्थानीय लोगों को ही हज के लिए मंजूरी दी थी। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में अगले साल 28 जनवरी से 22 फरवरी 2022 के बीच 8 जिलों की सेना बहाली आयोजित हो सकती है। सेना मुख्यालय ने इस संदर्भ में जोन वाइज बहाली की तिथि जारी कर दी है, लेकिन सेना भर्ती कार्यालय परिस्थिति और तैयारी के अनुसार बहाली की तिथि आगे पीछे कर सकती है। सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना संजोए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले के युवा सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहाली का समय नजदीक आने पर एआरओ समाचार पत्रों के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रकाशित करेगी। आगामी सेना बहाली में सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग सहायक व सोल्जर ट्रेडमैन के 55,000 से अधिक युवा अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। सेना के अधिकारियों की माने तो अभी तक उनको बहाली के संदर्भ में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। पटना विमेंस कॉलेज में नए सत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। कॉलेज की वेबसाइट पर शनिवार की शाम को ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इसमें समय, तिथि और सवालों की संख्या शामिल है। नोटिस के मुताबिक 16 जुलाई से मॉक टेस्ट और 19 जुलाई से एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो जाएंगे। सभी यूजी और एमसीए विषय के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। पिछले साल भी कॉलेज ने ऑनलाइन एग्जाम लिया था। छात्राओं की सुविधा के लिए पहले प्रत्येक विषय का मॉक टेस्ट लिया जाएगा। इससे छात्राओं को समझ आएगा कि कैसे एंट्रेंस पे एग्जाम देना है। इसके बाद फाइनल एंट्रेंस टेस्ट होगा। सभी विषयों की परीक्षा 90 मिनट की होगी और 100 एमसीक्यू सवाल होंगे। एंट्रेंस टेस्ट 11:30 से 12:30 बजे तक का होगा। बिहार के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीजी शिशु रोग विभाग में भर्ती 20 दिन के नवजात बच्चे की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सूबे में किसी भी नवजात की कोरोना से यह पहली मौत है। अस्पताल प्रबंधन ने शिशु की मौत के बाद शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत पैक कर परिजनों को सौंप दिया है। पीजी शिशु रोग के विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने बताया कि बिहार में यह पहली घटना है जिसमें कोई 20 दिन का नवजात कोरोना की चपेट में आया है और इसकी मौत हो गई है। अररिया जिले के पीरनगर निवासी राहुल कुमार को 20 दिन पहले बेटा हुआ था। करीब 10 दिन पहले नवजात की मां ने देखा कि बेटे की सांस फूल रही है, खांसी भी हो रही है। नवजात को लेकर परिजन सदर अस्पताल पूर्णिया पहुंचे। इसके बाद एंटीजन रैपिड किट से कोरोना की जांच की गई। इसमें नवजात पॉजिटिव पाया गया। नवजात की स्थिति को देखते हुए उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। नवजात को लेकर 4 जून को परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे। उसे पीजी शिशु रोग विभाग के नीकू वार्ड में डॉक्टर सतीश कुमार की यूनिट में भर्ती किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिन्हा के अनुसार जिस वक्त उसे भर्ती कराया गया था उसका पल्स रेट कम और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 97% था। 10 जून को नवजात का आरटीपीसीआर जांच कराई गई। इसमें वह पॉजिटिव निकला। शिशु रोग के विभाग अध्यक्ष ने कहा कि नवजात को लगातार ऑक्सीजन पर रखा जा रहा था। परेशानी यह थी कि ऑक्सीजन फ्लो कम रहने व संक्रमण फेफड़ों तक हो गया था। इस वजह से शुक्रवार आधी रात को नवजात का SCO2 लेवल 65% हो गया था।
हमने काफी प्रयास किया, लेकिन नवजात ने शनिवार सुबह 2:10 बजे दम तोड़ दिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने सदस्यों के लिए नई स्कीम लाने की तैयारी में जुटा है। यह स्कीम कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद कर्मचारी के परिवार को मिलेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने विशेष बातचीत में नए स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले परिवार को मृत कर्मचारी की वेतन मिलेगा, यानी कि ESIC में योगदान देने वाले व्यक्ति का अगर कोविड से निधन हो गया है तो उसके परिवार में पत्नी, बच्चे निर्भर माता पिता को हर माह कर्मचारी के अंतिम सैलरी का 90% भुगतान किया जाएगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।